डीएनएस में रिसोर्स रिकॉर्ड्स देख रहे थे हम लोग। कल 3 हमने देखे थे, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, नेम सर्वर और मेल एक्सचेंजर। नेक्स्ट रिकॉर्ड है इसमें होस्ट रिकॉर्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। होस्ट रिकॉर्ड जो ये नेम टू आईपी मैपिंग स्टोर करता है। जब आप डीएनएस सर्वर से कोई नाम पूछते हैं कि इस नाम का आईपी एड्रेस क्या है, www.google.com का आईपी है, सर्वर 20.abc.com का आईपी, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो होस्ट रिकॉर्ड में स्टोर होती है। इसे की जो रिवर्स मैपिंग है वो स्टोर करने के लिए पॉइंटर रिकॉर्ड होता है, पीटीआर। इट प्रोवाइड्स और स्टोर्स IP to name mapping. Then sixth one is canonical name या alias भी कहते हैं इसको। इसको डिनोट करते हैं C नेम से। It provides alternate और secondary name to a host। जैसे एक ही डिवाइस को अगर हम किसी दूसरे नाम से एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए एलियास या सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। रिकॉर्ड्स और भी होते हैं डीएनएस में, जैसे एक रिकॉर्ड जो हम यहाँ पे हम तो नहीं करेंगे, लेकिन विंडोज में काफी हेविली यूज होता है, जिसको हम सर्विस लोकेटर रिकॉर्ड कहते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में काफी यूज होता है ये। डिनोट करते हैं इसको एसआरवी से। तो ये डिफरेंट डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स हैं। कर्बरॉस। अब उसमें ऊपर वाले 3 रिकॉर्ड हमने कल देखे थे, एसओए, नेम सर्वर और मेल एक्सचेंजर। होस्ट रिकॉर्ड इसमें जो है ये हम कह रहे हैं नेम टू आईपी मैपिंग प्रोवाइड करता है। जैसे जब आप लिखते हैं ns lookup www. से google.com, तो आप एक नाम दे रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे कि www.google.com का आईपी एड्रेस आईपी ओरिजिन 4 में ये है, आईपी ओरिजिन 6 में ये है। ये इंफॉर्मेशन आपको होस्ट रिकॉर्ड के थ्रू मिल रही है। मतलब नेम टू आईपी जो मैपिंग है डीएनएस सर्वर ये होस्ट रिकॉर्ड्स में स्टोर करता है। इसी में जब आप रिवर्स लुकअप करते हैं तो आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा 216.58.196.4, तो इसमें
आप आईपी एड्रेस लिख रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि आप नाम जानना चाहते हैं कि आईपी एड्रेस किसका है। तो इस आईपी एड्रेस का ये जो नाम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये रिवर्स लुकअप जोन से आ रहा है, मतलब पॉइंटर रिकॉर्ड के थ्रू। पॉइंटर रिकॉर्ड में आईपी एड्रेस से नाम की मैपिंग होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस आपने की हो अगर, तो यहाँ पे दिखा रहा था कि google.com जो नाम है इसका आईपी एड्रेस ये है, लेकिन जब हम आईपी एड्रेस ये वाला लिख रहे हैं तो नाम में google.com नहीं आ रहा है या www.google.com नहीं आ रहा है, एक दूसरा नाम आ रहा है। तो ये जो है ये सी नेम रिकॉर्ड्स के थ्रू होता है, कैनोनिकल नेम या एलियास। उन्होंने क्या किया कि आप एक्सेस कर आसानी से कर सकें, इसलिए उन्होंने ये जो नाम है इसके लिए एक एलियास क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि आप ये जो डिवाइस है इस नाम को इस एक दूसरे नाम से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा कि जब हम डिस्कस करेंगे अभी। फाइनली इसमें ये जो आ रहा है सर्विस लोकेटर रिकॉर्ड है ना, ये है तो हम अपने कॉन्फ़िगरेशन में नहीं करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी आपने अगर यूज की हो विंडोज में तो वहां पे ये काफी यूज होता है। जब आप किसी क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन कराते हैं है ना विंडोज एनवायरनमेंट में, तो आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाते हैं जैसे यहीं पे अगर आप करना चाहें कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज, जो हमारी मशीन पे यहाँ से खुलता नहीं है, से कंट्रोल पैनल एंड सिस्टम, और इसमें चेंज सेटिंग्स आ रहा है ये। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारी मशीन वर्क ग्रुप पे है। चेंज पे जाए तो हम सेट कर लेते हैं ना कि मशीन को डोमेन ज्वाइन कराना है, फिर डोमेन का नाम लिख देते हैं कि हमारी मशीन example.com ये डोमेन ज्वाइन कर ले। तो जब आप ये लिख रहे हैं यहाँ पे example.com, तो आप एक क्लाइंट को एक डोमेन ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो क्लाइंट है इसको अगर डोमेन ज्वाइन करना है तो ये कॉन्टेक्ट करेगा किसको, example.com तो सिर्फ एक नाम है, इस डोमेन का जो डोमेन कंट्रोलर होगा जिसपे आपने डोमेन बनाया है ना। तो हमारी मशीन को ये पता होना चाहिए कि example.com जो डोमेन है इसका डोमेन कंट्रोलर कौन है, तभी तो उसको रिक्वेस्ट भेजेगी कि मैं डोमेन ज्वाइन करना चाहती हूँ, है ना। तो पता कैसे चलेगा, तो जब भी आपको डोमेन ज्वाइन कराना हो, डोमेन ज्वाइन कराने के लिए क्लाइंट मशीन पे पहले हमें डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस डालना पड़ता है। अगर आपने क्लाइंट मशीन पे डीएनएस का आईपी नहीं डाला है, वो डीएनएस जो example.com के लिए काम कर रहा है, आपकी मशीन डोमेन ज्वाइन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जब आप क्लाइंट मशीन पे डीएनएस में अपने डोमेन के डीएनएस सर्वर का आईपी डालते हैं और फिर क्लाइंट मशीन को यहाँ पे डोमेन ज्वाइन कराते हैं, तो ये क्लाइंट मशीन क्या करती है, सबसे पहले डीएनएस को क्वेरी भेजती है कि मुझे ये बताओ कि example.com का डोमेन कंट्रोलर कौन है, मतलब वो कौन सा सर्वर है जो इस डोमेन के लिए एज ए एलडैप सर्वर या एज ए डोमेन कंट्रोलर काम कर रहा है। तो डीएनएस सर्वर जो है वो फिर अपना एसआरवी रिकॉर्ड देखता है। डीएनएस डेटाबेस में जो एसआरवी रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि इस पर्टिकुलर डोमेन में ये वाला सर्वर जो है ये एज ए एलडैप सर्वर काम कर रहा है, ये वाला सर्वर जो है एज ए कर्वरॉस सर्वर काम कर रहा है। तो डीएनएस सर्वर उसको बताता है कि example.com में कौन सी मशीन है जो एज ए डोमेन कंट्रोलर काम कर रही है। फिर हमारी क्लाइंट मशीन जो है डोमेन कंट्रोलर को डोमेन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजती है ना। तो एसआरवी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इस पर्पज से यूज होते हैं, जिनसे ये पता चलता है, जैसे ऊपर एनएस रिकॉर्ड से क्या पता चल रहा था कि हमारे डोमेन में कौन से सर्वर हैं जो एज ए डीएनएस सर्वर काम कर रहे हैं। मेल एक्सचेंजर बता रहा था कि कौन से सर्वर हैं जो एज ए मेल सर्वर काम कर रहे हैं। वैसे एसआरवी रिकॉर्ड्स बताते हैं कौन से सर्वर हैं जो एज ए एलडैप सर्वर काम कर रहे हैं, एज ए ग्लोबल कैटलॉग सर्वर काम कर रहे हैं, एज ए कर्बरॉस सर्वर काम कर रहे हैं, है ना। ये सब इसके थ्रू होता है, ठीक है। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर, ठीक है। और कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर बनाने के लिए आपको अपनी मशीन पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो इसके लिए हमारी जो मशीन है इसकी नेटवर्क सेटिंग में जो अडेप्टर है वो हमने ब्रिज पे रखा है ताकि हम इसको फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें। कैशिंग ओनली सर्वर मैंने आपको कल बताया था कि वो किसी डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो अपनी रूट इन फाइल से पता करता है और आंसर्स को अपनी कैश में स्टोर करता है। अब क्योंकि रूट इन फाइल में जिन सर्वर्स के नाम लिखे हैं वो सब इंटरनेट पे हैं, तो इसलिए कैशिंग ओनली सर्वर जो है उस पर इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इंटरनेट ही देखें। इस पे हमारा पहला लैन कार्ड इस पे ETH0 है। नाम इस पे थोड़े बदले हुए हैं, वो नेटवर्क बॉन्डिंग जब हमने की थी तो अडेप्टर का टाइप पैरा वर्चुअलाइज कर दिया था, तब से चेंज हो गया। अदरवाइज वो
ENP0S3, ENP0S8 इस तरीके से नाम आते हैं। ETH0 पे ठीक है, ये सेट है। IP 1.140 है, गेटवे 1.1 है, DNS 8.8.8.8 है। इसमें DNS हम चेंज करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि अब हमारी ये जो मशीन है ये खुद ही एज ए DNS सर्वर काम करेगी, तो DNS में इसका खुद का IP होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे IP वर्जन 4 पे जाके हमने मल्टीपल IPs दे रखी हैं, ये भी हटा दें। सेकंड IP नहीं चाहिए हमें। DNS में हमने यहाँ पे सेट किया कि DNS सर्वर जो है वो 1.140, जो IP हमारी मशीन की है वही सेम IP हमने DNS में डाल दी। यहाँ पे दिख रहा है हमें चेंज नहीं हुआ है, तो इसको एक बार आप ऑफ करके ऑन कर लो। आ गया IP 1.140, गेटवे 1.1, DNS भी 1.140। अभी देखो, अगर आप नाम रिजॉल्व करोगे कोई भी तो होगा नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें NS lookup www.google.com, ये नाम रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेरी किसको भेजेगा, खुद को, और खुद अभी ये DNS सर्वर बना नहीं है, हमने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है ना, तो ये नाम रिजॉल्व नहीं होगा। कनेक्शन टाइम आउट, राइट। तो इस मशीन को हम कैशिंग ओनली DNS सर्वर कैसे बनाएंगे? कैशिंग ओनली DNS सर्वर बनाने के लिए यम काम करना चाहिए आपका। एक पैकेज है जो हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो पैकेज का नाम है yum-y इंस्टॉल, पैकेज का नाम है बाइंड, और एक दूसरा पैकेज और है जो हमारी मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप लिख लो बाइंड यूटिल्स। बाइंड यूटिल्स वाला जो पैकेज है, देखिए बाइंड वाला जो पैकेज है पहला वाला, ये सर्वर बनाने के लिए, सर्वर, अगर DNS सर्वर बनाना है तो ये पैकेज चाहिए। क्लाइंट साइड पे आप जो DNS क्लाइंट वाले टूल्स यूज करते हैं, जैसे NS लुकअप है, NS लुकअप वाला टूल अगर चलाना है तो उसके लिए बाइंड यूटिल्स वाला पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम ऑलरेडी NS लुकअप चला पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी मशीन पे बाइंड यूटिल्स इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लेकिन इन केस ना हो तो आपको पता होना चाहिए NS लुकअप डिग कमांड या होस्ट कमांड चलाने के लिए आपको बाइंड यूटिल्स चाहिए होगा। यहाँ पे देख भी रहा आपको बाइंड यूटिल्स इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। दोनों, तीनों, चारों, जितने मर्जी पैकेज एक साथ लिख दीजिए स्पेस दे देके। ठीक है, लिख लिया ये। तो बाइंड का पैकेज जो है इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट आपको इसमें इसकी सर्विस स्टार्ट करनी है। तो हमने क्या, सिस्टम CTL स्टार्ट, सर्विस का नाम है नेमडी डॉट सर्विस, इससे सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। देन ये सर्विस बूट टाइम पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, इसके लिए इनेबल। देन आपको फायरवॉल में DNS का जो पोर्ट है वो ओपन करना पड़ेगा, जैसे आपने HTTP FTP के लिए किया था। तो फायरवॉल डैश कॉन्फ़िग, आपकी जो ग्राफिकल यूटिलिटी से कर लीजिए, या फायरवॉल डैश CMD कमांड लाइन यूटिलिटी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है DNS, ये हमने सेलेक्ट किया,
जोन हमारी पब्लिक है इंटरफेस की, यहाँ से डीएनएस हमने सेलेक्ट किया। रन टाइम में मतलब फिलहाल के लिए हो गया, परमानेंटली करने के लिए परमानेंट पे गए, एंड देन अगेन यहाँ से भी डीएनएस सेलेक्ट कर लिया। तो रन टाइम और परमानेंट दोनों में डीएनएस जो है वो अलाउ किया हमने। ओके, बस इतने करने से आपका कैशिंग वाली डीएनएस सर्वर बन जाएगा। 53 डीएनएस का पोर्ट नंबर जो है वो 53 है, और ये टीसीपी और यूडीपी दोनों पे काम करता है। डीएनएस में क्लाइंट मशीन जब क्वेरी भेजती है सर्वर को, तो क्वेरीज जो है वो यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जाती हैं पोर्ट नंबर 53 पे, और डीएनएस में जब मास्टर और स्लेव या प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के बीच में जोन ट्रांसफर होता है, डेटाबेस का ट्रांसफर, तो वो टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू पोर्ट नंबर 53 पे होता है। क्वेरीज के लिए यूडीपी यूज होता है, जोन ट्रांसफर के लिए टीसीपी यूज होता है। तो आप टेस्ट करके देखो, फिर मैं आपको फाइल्स दिखा रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन वाली। nslookup www.google.com। नेट चल रहा है हमारी मशीन पे, पिंग करके देखिए। पिंग 8.8.8.8 पिंग तो चल रहा है। एक मिनट, थोड़ी सी कवायद करनी पड़ेगी इसमें। तुम्हें तो पता होना चाहिए कवायद क्या होती है। कवायद मतलब थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसमें क्या है ना, इसका जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब डीएनएस जैसे उधर था हमारा कि HTTP जो है वो सिक्योर नहीं होता क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में काम करता है, तो HTTPS यूज करते हैं। टेलनेट सिक्योर नहीं होता है तो SSH यूज करते हैं। वैसे डीएनएस भी सिक्योर नहीं होता है। डीएनएस में भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जा रही है सब प्लेन टेक्स्ट में होती है। तो इसको सिक्योर करने के लिए डीएनएस सेक यूज होता है, डीएनएस सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट कीज वगैरह कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें इन्होंने डीएनएस सेक या डीएनएस सिक्योरिटी जो है वो इनेबल कर रखा है, ठीक है। और हमें डीएनएस सेक पढ़ना नहीं है, हमें प्लेन टेक्स्ट वाला या जो नॉर्मल वर्जन है डीएनएस का वो पढ़ना है। तो हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ये डीएनएस सेक वाला कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख लो, etc में namd.conf, ये डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। नहीं नहीं, डीएनएस सेक नहीं पढ़ना है। डीएनएस एक RHCSS में सिक्योरिटी वाले पेपर में। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगेन जिन लाइंस के आगे ये डबल स्लैश लगा हुआ है ना, ये कमेंट है। इवन हैश लगा के भी कमेंट बन सकता है, कई तरीके से इसमें
अगर आप ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे हैं तो एक लाइन को कमेंट बना सकते हैं। मल्टीपल लाइंस को कमेंट बनाना हो तो फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से शुरू करिए और एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश से खत्म कर दीजिए, तो बीच में जो कुछ होगा वो सब कमेंट बन जाएगा, है ना। इसमें कमेंट्स बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। या किसी लाइन के आगे अगर आप हैश लगा देंगे तो वो भी कमेंट बन जाएगी। नहीं, इसमें नहीं है कोलन वाला, इसमें कोलन नहीं है। तो इसमें देखो आपको कुछ लाइंस देखनी पड़ेंगी। अच्छा, कुछ हमें चेंज भी करना है, चलो शुरू से ही करते हैं। इसमें सबसे पहला सेक्शन जो आ रहा है वो है ऑप्शंस का, दिख रहा है ना, ऑप्शंस। ठीक है, फिर इसका ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ है, नीचे कहीं बंद हो रहा होगा, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। फिर सेकंड सेक्शन है इसमें लॉगिंग का, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर जोन्स का सेक्शन है, अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग, हम नीचे बनाएंगे भी आगे जोन्स। तो इसमें हमें क्या करना है, शुरू से ऑप्शंस में देखो सबसे पहली जो लाइन आ रही है, लिसन ऑन पोर्ट 53, मतलब हमारा डीएनएस सर्वर जो है वो पोर्ट 53 पे लिसन करेगा, ये तो सही है। लेकिन इसके आगे जो आईपी एड्रेस लिखा है वो है 127.0.0.1। ये कौन सा एड्रेस है, लूप बैक। और ये जो एड्रेस है ये सिर्फ हमारी लोकल मशीन से ही एक्सेसिबल होता है, नेटवर्क से कोई इस आईपी एड्रेस पे हमें एक्सेस कर नहीं पाएगा। तो इसलिए ये आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पे अपने डीएनएस सर्वर का जो आईपी वो लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन कार्ड्स हैं तो मल्टीपल आईपीज लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम 127.0.0.1 हटा के लिख देते हैं एनी। एनी का मतलब हमारे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस कुछ भी हो वो सारे आईपी एड्रेसेस पे लिसन करें, ठीक है। जो पहला चेंज है इसमें। नीचे फिर इसमें ये जो आ रहा है अलाउ क्वेरी, अलाउ क्वेरी में लिखा हुआ है लोकल होस्ट। इसका मतलब है कि हमें डीएनएस क्वेरी कौन भेज सकता है। लोकल होस्ट मतलब हम खुद को ही क्वेरी भेज सकते हैं फिलहाल, सिर्फ हमें और कोई क्वेरी नहीं भेज पाएगा। तो इसको भी चेंज करके हमने कर दिया एनी, कि हमें कोई भी क्वेरी भेज सकता है ना। हालांकि यहाँ पे और भी डायरेक्टिव्स पॉसिबल है। अगर आप लोकल नेटवर्क से लेना चाहते हैं तो लोकल नेट यहाँ पे लिख सकते हैं, या आईपी एड्रेसेस की रेंज या एसीएल्स वगैरह बना के भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने एनी किया इसको, लिसन ऑन पोर्ट 53 एनी, अलाउ क्वेरी एनी, है ना। ये दो चेंजेस। इसमें एक ये सेकंड लाइन और आ रही थी, लिसन ऑन V6 पोर्ट 53, आईपी वर्जन 6 के लिए। आईपी वर्जन 6 में ये जो एड्रेस है $:1, ये आईपी वर्जन 6 में लूप बैक एड्रेस होता है। तो क्योंकि हम IPv6 यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए इसको हम लूप बैक पे छोड़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। लिसन ऑन पोर्ट 53 एनी, अलाउ क्वेरी एनी। फिर इसमें नीचे आप आएंगे, इसमें ये जो आप लाइन देख रहे हो रिकर्शन यस, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, लेकिन ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए और ये यस पे सेट होना चाहिए। अगर ये रिकर्शन यहाँ पे आपने नो कर दिया तो आपका डीएनएस सर्वर जो है वो अपने डोमेन के अलावा किसी भी दूसरे डोमेन के नाम रिजॉल्व नहीं कराएगा। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपका डोमेन abc.com है तो वो अपने डेटाबेस से रिजॉल्व कर देता है, और अगर आप उससे google.com के लिए पूछेंगे तो वो रूट एंड फाइल को यूज करके बाहर से पता करके बताता है। लेकिन रिकर्शन अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो वो बाहर के डोमेन्स के बारे में पता करके नहीं बताएगा आपको, वो सिर्फ अपने डोमेन के लिए काम करेगा, ठीक है। अब इसमें ये जो तीन लाइन आप देख रहे हो डीएनएस सेक वाली, डीएनएस सेक इनेबल, डीएनएस सेक वैलिडेशन, डीएनएस सेक लुक असाइड, ये तीनों लाइंस हम कमेंट बना देंगे। तो हमने इनके आगे लगाया हैश, ठीक है। देन इसमें आपका कहाँ गया, ये बाइंड कीज वाली फाइल, मैनेज्ड की और सेशन की फाइल, मेरे हिसाब से तो यही तीन है। इसके नीचे और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो दो लाइंस आपने ऊपर चेंज की, ये डीएनएस सेक वाली तीन लाइंस हमने कमेंट बनाई, प्लस जिन लाइंस में ये कीज आ रहा है ना, कीज, बाइंड कीज, मैनेज्ड कीज या सेशन की फाइल, है ना, ये तीनों लाइंस भी हमने यहाँ पे कमेंट बनाई।
ठीक है, हो गया। सेव कर लीजिए, सेव एंड एग्जिट। चेंजेस किए हैं तो सर्विस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। स्टेटस एक बार फिर से देख लें। सर्विस रन तो कर रही है बट अनेबल टू सिंक्रोनाइज ऑल जोन्स लोडेड। ठीक है, इसमें एक थोड़ी सी गलती है, मतलब डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल राइट, लेकिन इसको कर लेना चाहिए था। जो चेंजेस हमने किए वो करने हैं कि नहीं करने? करने हैं। उसमें किसी एक लाइन पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी कंफर्म कर लेते हैं। इसमें एक्चुअली डीएनएस सर्च डोमेन भी हमने ना कहीं पे डाल रखा है, इसमें यहाँ तो दिख नहीं रहा हमें कहाँ आता है। NMTUI कॉन्फ़िगरेशन में मेरे ख्याल से इशू है अभी भी किसी एक लाइन पे। अभी भी वो आ रहा है इसका डीएनएस की वाला एरर जो है। इसमें और कहीं तो नहीं पड़ी ये लाइन। ये सबसे नीचे देख रहे हो, ये इंक्लूड ईटीसी नेम डी रूट डॉट की, इसको भी लिखना नहीं, एक बार पहले हटा के चेक कर ले। मेरे ख्याल से इसी का ये की इसको मिल रही नहीं होगी।
ठीक है, वही राइट। तो इसमें सबसे नीचे जो लाइन है ना, लास्ट लाइन आपकी ये इंक्लूड etc नेम्ड रूट डॉट की, इस लाइन को भी आप कमेंट बना लेना, लास्ट लाइन। क्योंकि हमें डीएनएस से यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे करें ये nslookup www.google.com, जिसमें देखो आपको दिखा रहा है कि आप ये जानना चाह रहे हैं google.com या www.google.com का आईपी क्या है। तो आपकी क्वेरी जिस सर्वर को भेजी जा रही है वो ये है 1.140 है ना। नीचे वैसे नाम आता है, अगर रिवर्स लुकअप जोन बनी हो तो, बनी नहीं है इसलिए दोनों जगह आईपी आ रहा है, पोर्ट नंबर 53 दिखा रहा है। आंसर्स आ रहे हैं, नॉन अथॉरिटेटिव आंसर क्यों मैं बताऊंगा कल अब आपको, लेकिन आंसर में हमें मिल रहा है ये कि www.google.com का आईपी ये है। मल्टीपल आईपीज है गूगल के, कि पहला आईपी है, ये दूसरा आईपी है। हाँ, सबसे बोलेगा। मल्टीपल सर्वर्स उन्होंने रखे हैं लोड बैलेंसिंग के लिए, राइट। जितने दिख रहे हैं आपको इतने ही है। अरे वो बहुत कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, मतलब ये एड्रेस एक दिख रहा है, एक एड्रेस का मतलब ये नहीं कि पीछे एक सर्वर हो यार, है ना। अब वहाँ क्लस्टर होगा, ये आईपी क्लस्टर की होगी, मल्टीपल मशीनें एज ए क्लस्टर काम कर रही होंगी, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आप कोई भी डोमेन पूछ लीजिए अब इससे, www.facebook.com। ये सारे नाम कौन रिजॉल्व कर रहा है? आपका डीएनएस सर्विस। ये आंसर पता कर रहा है। कैसे पता कर रहा है? रूट हिंट फाइल से। जब आप इससे पूछते हैं फेसबुक, इसको तो पता नहीं है, तो ये पहले रूट सर्वर से पूछता है, रूट वाला कहता है कॉम से पूछो, कॉम वाला कहता है फेसबुक से पूछो, तब ये आंसर इसको मिलता है, राइट। अब वो रूट हिंट फाइल कहाँ पे है? जैसे ये दिखा रहा है आपको कि आप ये सर्च कर रहे हैं, अब यार है कैनोनिकल नेम। कैनोनिकल नेम मतलब भाई एलियास, कि एक्चुअल नेम जो है वो ये है starmini c10r.facebook.com, मतलब फेसबुक का अगर आपको पेज एक्सेस करना है तो आप ब्राउजर पे ये लिखिए, लेकिन आप ये तो लिखते नहीं है आप, क्योंकि ये याद कहाँ रख पाएंगे आप। हर कंपनी के वेब सर्वर का नाम अलग अलग हो सकता है, इसीलिए वो www ये एलियास बना देते हैं कि इस नाम से एक्सेस हो जाए वेब सर्वर। और फिर यहाँ पे आपको आईपी दिखा रहा है ये इसकी। 31 13 78 35 अच्छा, याद कर लिया। चलो फिर एक्सेस करके देख लेते हैं। तुमने याद क्यों किया वैसे? 31 13 78 35 क्या भी है? एक्चुअली डीएनएस सर्वर्स का इम्प्लीमेंटेशन भी अलग अलग होता है, कई तरीके से, राउंड रॉबिन एंड सो ऑन। फर्स्ट टाइम ये आईपी देगा, सेकंड टाइम दूसरी आईपी देगा, वो चेंज हो सकती है। अभी तो खैर इसने सेव कर लिए कैश में, तो वही आंसर दे रहा है आपको। अब वो तुम देख लेना, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो ये जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख रहे थे, इसमें एक लाइन ऊपर लिखी थी, हम ऊपर क्या, ये नीचे ही है। इसमें एक ही जोन फिलहाल बनी हुई है, और ये जो जोन है, जोन का नाम आ रहा है रूट। रूट मतलब ये डॉट से डिनोट करते हैं। इसमें इसका टाइप आ रहा है हिंट, और ये नीचे नाम आ रहा है फाइल namd.ca, ठीक है। ये दिखा रहा है कि इस फाइल में इसकी इंफॉर्मेशन है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? इसमें देखो, जैसे आप
HTTP सर्वर इंस्टॉल करते हो तो उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी /var www होती है, FTP की /var FTP होती है। वैसे DNS जो इसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी ये होती है /var में named, जहाँ पे इसकी डिफॉल्ट फाइल्स पड़ी होती हैं var named में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फाइल्स भी हैं, डायरेक्टरीज भी हैं, इनको कल डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक फाइल हम डिस्कस करना चाह रहे हैं फिलहाल, दैट इज named.ca, है ना। इस डायरेक्टरी में एक फाइल पड़ी हुई है और यही आपकी रूट इन फाइल है। अगर आप पढ़ें less/var named.ca, जो बात कर रहे थे कि रूट इन फाइल में आपके रूट सर्वर्स के नाम और आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो यहाँ पे सर ये कौन सी फाइल है डीएनएस की? रूट इन फाइल। नहीं ये जो है var.name ये डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है named। उस डायरेक्टरी के अंदर है फाइल named.ca। तो ये नाम आ रहे हैं आपके कि आपका जो पहला रूट सर्वर उसका नाम a.root-servers.net है, b. है ना, इस तरीके ए से लेके m तक ये टोटल 13 रूट डीएनएस सर्वर्स होते हैं और नीचे फिर इनके आईपीज आ रहे हैं। अब ये देखो ए रिकॉर्ड है a.root-servers.net, ये जो नाम है इसका आईपी एड्रेस 198.4104 है और ये रिकॉर्ड का टाइप क्या है, ए होस्ट रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया था होस्ट रिकॉर्ड में नेम टू आईपी मैपिंग्स होती हैं कि अगर नाम ये है तो आईपी एड्रेस ये होगा। तो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर की जाती है। ये जो AA आ रहा है, दिस इज फॉर IPv6, ये भी वही है लेकिन ये IP वर्जन 6 एड्रेस है उसका। एक्चुअली होता क्या है कि जो IP वर्जन 4 एड्रेस है वो कितने बिट का है, 32 बिट, और IP वर्जन 6 कितना है, 128 बिट। तो IP वर्जन 6 जो है वो IP वर्जन 4 का 4 गुना है, 4 टाइम्स। 32 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 128, था ना। तो इस वजह से इसको सिंगल ए से डिनोट करते हैं और IPv6 वाले को AA मतलब 4A से डिनोट करते हैं। तो इसमें अब जब यहाँ पे जब आप क्वेरीज जनरेट कर रहे हैं तो ये कैसे पता करता है, जब आप इससे पूछते हैं www.google.com का IP क्या है, तो क्वेरी यहां से किसी एक रूट सर्वर को भेज देता है। अब रूट सर्वर को पता होता है कि कॉम के डीएनएस सर्वर्स कौन से हैं, तो उसे पूछता है कि कॉम वाले से पूछो। फिर कॉम वाले को पता होता है कि फेसबुक का डीएनएस सर्वर कौन है, तो कहता है फेसबुक से पूछो। तो उसको पता चल जाता है फेसबुक के डीएनएस सर्वर का नाम, तो उससे क्वेरी करके पता कर लेता है। या गूगल का पता चल गया तो गूगल का पता कर लिया, है ना। हाँ, ये फाइल जैसे ही आपने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किया ना बाइंड का, तो उस पैकेज में ही होती है पहले से ही फाइल, क्योंकि ये जो सर्वर्स हैं इनके नाम और आईपी एड्रेसेस फिक्स्ड नहीं, चेंज नहीं होते हैं, जो वही रहते हैं, है ना। अगर कभी चेंज हो भी तो रूट इन फाइल हम अपडेट कर सकते हैं, होते नहीं है वैसे, जनरल फिक्स्ड होते हैं। जब तो उसने आईपी एड्रेस याद किया है फेसबुक का, वो नहीं बदलेगा, वही रहेगा, है ना। स्टैटिक आईपीज होती है। ठीक, अब इसमें कैशिंग में हमें थोड़ी सी चीजें और करनी है, कल करें, है ना। क्योंकि अभी ये रूट इन फाइल से रिजॉल्व कर रहा है। मैंने आपको बताया था एक तरीका और होता है फॉरवर्डर वाला, तो फॉरवर्डर कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, वो फिर कल देखते हैं। और प्लस फिर हम जोन भी बनाएंगे कल। हाँ, विंडोज में अगर बनाएंगे तो ये सब सर्वर